प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं गणित विषय के अंदर कक्षा 8 का जो अध्याय 3 है, चतुर्भुजों को समझना। तो उसके अंदर हम सबसे पहले ले रहे हैं बहुभुजों का सामान्य परिचय। बहुभुज क्या होते हैं, वक्र क्या होते हैं, तो हम उनके सामान्य परिचय को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बहुभुज को समझने से पहले हमें वक्र की जानकारी होनी चाहिए। वक्र क्या होता है? तो वक्र, जब हम कागज पर की परिभाषा बता रहा हूँ वक्र की, कि जब हम कागज पर पेंसिल को बिना उठाए कोई आकृति बिना उठाए बिंदुओं को आपस में जोड़ने पर जो आकृति बनती है उसे वक्र कहते हैं। अर्थात मान लीजिए अपने पास कोई भी 3-4 बिंदु हम ले लेते हैं, जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है। अब मैं पेंसिल को बिना उठाए और मैं इनकी कोई भी आकृति खींचता हूँ, इन बिंदुओं को आपस में मिलाता हूँ। एक मैंने इसी प्रकार बनाई। अभी इसी के अंदर मान लीजिए मैंने ये आकृति ली, ये इसने ऐसे खींची, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये अलग हो गई आकृति। मीन्स ये टेढ़ी मेढ़ी जो लाइनें हैं, जो आकृति है, ये टेढ़ी मेढ़ी आकृति, ये क्या कहलाती है? वक्र कहलाती है। अब ये जो वक्र है वो 2 प्रकार का होता है। वक्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक सरल वक्र, एक जो सरल वक्र नहीं है। मीन्स एक तो होता है सरल वक्र और एक जो वक्र सरल नहीं है। तो ये 2 प्रकार के हम बांटते हैं। अब जो सरल वक्र है उसमें रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। सरल वक्र कौन सा होगा? इसमें रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, वो सरल वक्र होगा। और सरल वक्र कौन सा नहीं होगा? जिसमें रेखाएं एक दूसरे को काटती हो। वो क्या कहलाएगा? सरल वक्र नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये है, मैंने ये कोई वक्र बनाया, यहाँ इसमें रेखाओं ने क्या किया? एक दूसरे को काट दिया। तो ये इस तरह की जो आकृति बनाई है, इसमें ये सरल वक्र नहीं आएगा। इसी प्रकार मान लीजिए ये हमने कर दिया, तो इसमें बिंदुओं को मिला के ही हमने वक्र बनाया, तो इसके अंदर भी क्या हुआ? रेखाओं ने आपस में एक दूसरे को काट दिया, यहाँ पे क्रॉस कर दिया, तो ये वक्र सरल नहीं आता है। जैसे ये मान लीजिए हमने ये इस प्रकार से कोई भी आकृति बना ली, तो ये सरल वक्र की श्रेणी में नहीं आता है। अब जैसे मान लीजिए ये हमने बनाया, तो यहाँ केवल बिंदु आपस में मिले हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है, तो ये सरल वक्र की श्रेणी में होगा। ये मान लीजिए, या जैसे तो हमने 2 पहले आकृति बनाई थी, उसमें भी एक दूसरे को कहीं क्रॉस नहीं किया, तो इसका मतलब वो सरल वक्र है। अब सरल वक्र भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है खुला वक्र और एक होता है बंद वक्र। अब खुला वक्र और एक होता है बंद वक्र। अब खुला वक्र इसके नाम से स्पष्ट है, यानी जैसे ये आकृति है, ये वाली आकृति है, इसमें बिंदु ना तो क्रॉस हो रहे हैं कहीं भी और न ही कहीं आपस में मिल रहे हैं, ये एक तरह से खुला है ना, तो इसको हम कहेंगे खुला वक्र। या ये जो आकृति बनाई है, ये खुला वक्र हो गया। बंद वक्र, जिसमें रेखाएं आपस में एक जगह पर आकर बंद हो जाए, इसको कहेंगे हम बंद वक्र। जैसे ये त्रिभुज हो गया, ये बंद वक्र की श्रेणी में आ गया। ये हमने इस तरह से कोई रेखा ली, ये भी बंद वक्र की श्रेणी में आ गया। कहीं भी कोई क्रॉस नहीं हुआ, तो ये कहलाएंगे बंद वक्र।
तो इसमें आपको चित्र देखकर ये पहचान कर सकते हैं कि इसमें सरल वक्र कौन सा है, सरल वक्र कौन सा नहीं है, खुला वक्र कौन सा होता है, बंद वक्र कौन सा होता है। तो ये वक्र का जो सामान्य परिचय है ये हमने पढ़ा है। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं अभ्यंतर एवं बहिर्भाग। अब जैसे मान लीजिए हमने वक्र पढ़ लिया, जैसे बंद वक्र पढ़ा, बंद वक्र हमने पढ़ा, तो इस बंद वक्र के अंदर हमने जैसे मान लीजिए ये कोई आकृति बनाई, ये बंद वक्र है और इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। और जब इन 4 भुजाओं को हमने आपस में मिलाया तो ये इसके अंदर 2 भाग दिखे, एक अभ्यंतर और एक बाह्य भाग। तो अभ्यंतर कौन सा होगा, अभ्यंतर होगा किसी भी वक्र का आंतरिक भाग। अभ्यंतर का मतलब हो गया वक्र का आंतरिक भाग। अब ये वक्र का आंतरिक भाग है वो अभ्यंतर कहलाता है, वक्र का आंतरिक भाग होता है। अब इसके अंदर ये इसके अंदर का जो भाग है ये अभ्यंतर है, ये अभ्यंतर है, अंदर आंतरिक भाग होता है। अब आप बताइए कि ये आंतरिक भाग निश्चित होता है या अनिश्चित होता है। मीन्स यहाँ से लेकर ये जो मैंने रेखाएं बनाई है ये केवल इतनी दूरी का अंदर का है, ये केवल यही भाग है, तो ये भाग होता है। तो ये क्या होता है, इसकी जो सीमा होती है अभ्यंतर की वो क्या होती है, निश्चित होती है। तो अभ्यंतर की परिसीमा, अभ्यंतर की परिसीमा है वो निश्चित होती है, परिसीमा निश्चित होती है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि अभ्यंतर की जो परिसीमा है वो निश्चित होती है और दूसरा हम देख रहे हैं कि ये जो चित्र है ये हमने कोई बंद वक्र बनाया है, इस बंद वक्र के अंदर का भाग तो हो गया अभ्यंतर। अब इसके बाहर भी ये वाला भाग है चारों तरफ पूरा का पूरा, तो ये क्या कहलाएगा, बहिर्भाग, बहिर्भाग। तो ये कहलाएगा बहिर्भाग। तो बहिर्भाग कौन सा हुआ, वक्र का बाह्य भाग, वक्र का जो बाह्य भाग है वो कौन सा कहलाता है, बहिर्भाग होता है। अब बाहर की तरफ क्या कोई निश्चित मान है क्या, बाहर का तो सारा चारों ओर का एरिया कहलाएगा। तो इसका जो इसकी जो परिसीमा है वो निश्चित नहीं होती। यानी यही प्रश्न आता है कि कौन से भाग की परिसीमा है वो निश्चित होती है, तो बहिर्भाग की परिसीमा निश्चित नहीं होती, परिसीमा निश्चित नहीं होती, नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभ्यंतर और बहिर्भाग। अभ्यंतर होगा किसी भी वक्र का या बहुभुज का आंतरिक भाग और बहिर्भाग होगा उसका बाह्य भाग। और आंतरिक भाग की एक सीमा निश्चित होती है, उसके अंदर अंदर की सीमा होगी, और बाह्य भाग की कोई सीमा निश्चित नहीं होती, परिसीमा अनिश्चित होती है। अब हम देखते हैं बहुभुज किसे कहें। बहुभुज की परिभाषा हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, जो हमने सरल वक्र पढ़ा था जिसमें कोई भी रेखा है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे, तो सरल और बंद होनी चाहिए, उस वक्र को उसका नाम दे दिया हमने बहुभुज। केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र, सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। तो बहुभुज क्या होगा, केवल रेखाखंडों, यानी हम कोई रेखाखंड ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक रेखाखंड है। अब इससे क्या बंद वक्र बनेगा क्या, ये बंद एक रेखाखंड से नहीं होगा। अब मान लीजिए हमने 2 रेखाखंड ली, एक ये, अब इसको ये तरह लगा दिया, अब इसका भी कोई भी भाग है वो बंद नहीं हो रहा है क्योंकि ये सीधी रहेगी। अगर हमने 3 रेखाखंड ली तो इससे एक बंद वक्र बन रहा है, 3 रेखाखंड से क्या बंद वक्र बन रहा है। इसका मतलब रेखाखंड से तो बनाएंगे लेकिन मिनिमम रेखाखंड कितनी होगी,
3 होगी। तो 3 रेखाखंड होने पर ही एक सरल बंद वक्र का निर्माण हो रहा है। तो कई बार इसकी परिभाषा इस प्रकार से आ जाती है कि 3 व 3 से अधिक, 3 व 3 से अधिक रेखाखंड कह सकते हो या भुजाएं कह सकते हो। रेखाखंडों को क्या कह सकते हैं हम? भुजाएं। तो 3 व 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। उसको हम क्या नाम देंगे? बहुभुज कहते हैं। 3 व 3 से अधिक, अब इसमें 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। कैसे? जैसे ये 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति बन गई। अब ये 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति हो गई, ये 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति हो गई। अगर 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति बनाए तो ये 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति हो गई। इसी प्रकार यदि हम 8 भुजाओं से घिरी बंद आकृति बनाएं तो ये हो गई 4। अब इसके बीच में इन रेखाओं को और मिला देते हैं तो ये कितनी हो गई? 8 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तो ये इस प्रकार से ये सारे के सारे किस क्या कहलाएंगे? बहुभुज। ये क्या कहलाएंगे? बहुभुज कहलाएंगे। तो ये था अपना बहुभुज। अब हम बहुभुज के अंदर देखते हैं इसके वर्णन। तो बहुभुज में आता है सबसे पहले इसके ये प्रकार भी माने जाते हैं कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए हमने अभी दोबारा हम देख रहे हैं कि ये जो आकृतियां हमने बनाई थी, इन आकृतियों के अंदर ये जो शीर्ष होते हैं इनके ये क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। अब इन शीर्ष को जो आपस में मिलाती है उस रेखा का नाम दिया गया है विकिरण। उसका नाम क्या दिया गया है? विकिरण। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे? इनके शीर्षों को मिला देंगे। ये इधर मिला दिया, ये इधर मिलाया, ये इसके साथ मिलाया और ये इसके साथ मिलाया। इस प्रकार से ये हमारे क्या निर्माण हो गए? विकिरण। अब ये विकिरण बहुभुज के अंदर है या बाहर है, इसके आधार पर ही हमने उत्तल और अवतल बहुभुज का वर्गीकरण किया है। ये किसके आधार पे किया है? हमने विकिरण के आधार पे। इनका जो विभाजन है वो विकिरण के आधार पे किया गया है। विकिरण के आधार पर बहुभुज के प्रकार है, ये बहुभुज के प्रकार है। अब कैसे हैं? हो सकता है विकिरण है वो उस बहुभुज के अंदर बने, हो सकता है उस बहुभुज से विकिरण है वो बाहर बने। तो इसी के आधार पर हमने इनका वर्गीकरण किया है। उत्तल बहुभुज वो होंगे वे बहुभुज जिनमें विकिरण का निर्माण, जिनमें विकिरण या जिनमें सभी, हम ये कह सकते हैं, जिनमें सभी विकिरण का निर्माण बहुभुज के अंदर होता है। बहुभुज के अंदर होता है, या ये कह सकते हैं कि जिसमें विकिरण बहुभुज के अंदर स्थित हो वो उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। इसके साथ ही इसके इसमें होता क्या है? इसमें प्रत्येक जो बहुभुज का प्रत्येक जो कोण है, इसमें बहुभुज का प्रत्येक कोण, बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तल बहुभुज में प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होगा, तभी उसमें विकिरण अंदर की तरफ निर्माण होंगे और तभी वो क्या कहलाएगा? उत्तल बहुभुज कहलाएगा। दूसरा यदि हम बात करें अवतल की, अवतल बहुभुज, तो अवतल बहुभुज वे होंगे इसमें बहुभुज का एक अंतःकोण जो
प्रत्येक कोण, ये प्रत्येक अंतः कोण की बात कर रहे हैं हम ऊपर वाले में भी, तो इसमें भी क्या होगा, एक अंतः कोण 180 डिग्री से अधिक होगा। ये जब 180 डिग्री से अधिक होगा तब क्या होगा, तथा जिसमें विकिरण, जिसमें एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। कितने विकिरण हो सकते हैं, जिसमें एक या अधिक विकिरण बाहर स्थित होते हैं, बाहर स्थित होते हैं, वो बहुभुज क्या कहलाता है, अवतल बहुभुज कहलाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये अपने पास कोई डायग्राम बनाया हमने, ये चतुर्भुज का है, इसके अंदर हमने ये दोनों विकिरण देखे। अब ये दोनों विकिरण कहाँ है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज। इसी प्रकार मान लीजिए मैंने ये एक डायग्राम बनाया आपके सामने, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, इसमें भी चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये चारों कोण हैं वो 180 से कम के होंगे। अब इसके अंदर ये कोण 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, लेकिन ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये 180 डिग्री से अधिक होगा। ये 180 डिग्री से क्या होगा, अधिक है। अब ये अधिक है, अब हम इसके विकिरण की बात करें, ये तो हो गया अधिक। अब हम विकिरण की बात करें तो शीर्ष सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा है वो विकिरण होती है, तो ये तो हो गया विकिरण, ये एक विकिरण हो गया। अगर इसका दूसरा विकिरण की बात करें तो ये दूसरा विकिरण है, तो ये दूसरा विकिरण है। अब ये विकिरण कहाँ है, दूसरा बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो ये क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। तो इस प्रकार से अवतल भुज कोई सी आकृति हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमने एक आकृति और बनाई, ये कोई आकृति बन गई। अब इसमें विकिरण देखें तो ये इधर मिल गया, ये इधर मिल गया और ये इधर मिला, तो ये जो विकिरण है वो कहाँ है, बाहर है। विकिरण क्या है, बाहर है, और बाहर है तो इसका मतलब ये कौन सा बहुभुज है, ये अवतल बहुभुज है। तो इस प्रकार हम उत्तल और अवतल बहुभुज की पहचान करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है सम और विषम। वो तो विकिरण के आधार पर था, अब हम भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर ये बहुभुज के प्रकार है विषम और सम। अब ये हम देखते हैं, मान लीजिए सबसे पहले हम लेते हैं सम बहुभुज। अब सम बहुभुज क्या होगा, सम बहुभुज का मतलब हुआ, सम मीन्स समान, सम मीन्स क्या हुआ, समान, बहु भुजाएं, भुज मीन भुजाएं, बहु मीन्स तीन भी हो सकती है, बहुत सारी, यानी तीन, तीन से अधिक। तो ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समबहुभुज कहलाता है, समबहुभुज कहलाता है। अब जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जैसे मान लीजिए यदि भुजाएं तीन हो, तीन भुजाएं हो और तीनों भुजाएं समान हो, तीन भुजाएं और वो भी समान हो, तो उसका नाम क्या रखते हैं हम, त्रिभुज में हमने पढ़ा है, तीन भुजाओं से घिरीबंध आकृति त्रिभुज, पिछली क्लास में हम पढ़ते आए हैं। और त्रिभुज में यदि सभी भुजाएं समान हो तो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार यदि हम भी चार भुजाओं के समान की बात करें, चार भुजाएं समान हो तो हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज, सम चतुर्भुज, या हम कहेंगे वर्ग, वर्ग में भी चारों भुजाएं समान होती है। इसी प्रकार यदि पांच भुजाएं समान हो, पांच भुजाएं समान हो तो हम क्या कहेंगे, सम पंचभुज, सम पंचभुज। इसी प्रकार छह भुजाएं हो, सात हो, यदि समान है तो हम आगे शब्द क्या लगाएंगे, सम, तो वो हो गया सम बहुभुज। इसी कड़ी में दूसरा इसका प्रकार देखें, विषम बहुभुज।
तो विषम बहुभुज क्या होगा? विषम बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान न हो, जिसकी सभी भुजाएं समान न हो, विषम बहुभुज कहलाता है। विषम बहुभुज कहलाता है। कैसे? जैसे वही एग्जांपल, यदि तीन भुजाएं असमान हो, तीन भुजाएं असमान हो तो उसको हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु चतुर्भुज, इसी तरह विषम बाहु पंचभुज। तो जिनकी अलग अलग होगी उनका नाम रखेंगे हम विषम बाहु। और तीन भुजा है तो त्रिभुज, चार है तो चतुर्भुज, पांच है तो पंचभुज, इसी प्रकार n भुजा है तो विषम बाहु बहुभुज। तो ये था भुजाओं के आधार पर सम और विषम बहुभुज। अब हम करते हैं बहुभुजों का वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंदर हमने क्या बनाया है, हम एक सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्रम संख्या, फिर उसके बाद हम लेते हैं भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, फिर हम इसके अंदर शीर्ष की संख्या, इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि कोण की संख्या। उसके बाद हम उसका वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण करने के बाद हम उसकी एक दो आकृति भी देख लेंगे कि ये किस प्रकार से होता है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं 1 नंबर, हम इनका एक सारणी का निर्माण कर लेते हैं। ये हमने बना ली रेखाएं। इसके अंदर एक छोटी छोटी सारणी बना लेंगे हम। आकृति भी बनानी पड़ी तो हम छोटी आकृति बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम एक सारणी का निर्माण करेंगे और फिर उसके अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने 1 नंबर पे लिया भुजाओं की संख्या। जैसा हमने बहुभुज में बताया था, मिनिमम भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो 3 भुजाएं होगी तो शीर्ष भी 3 होंगे और उसके अंदर कोण भी कितने होंगे? 3 होंगे। और उसका हमने नाम दे दिया त्रिभुज। उसका हमने नाम क्या दिया? त्रिभुज। तो त्रिभुज होता है 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज होती है। और त्रिभुज की आप आकृति किसी प्रकार बना सकते हैं। ये इस प्रकार बना ली, विषम कोई सी हो सकती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। दूसरा हम देखेंगे 4 भुजाएं हो। अब 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होगी तो उसमें शीर्ष भी कितने होंगे? 4 होंगे। कोण भी कितने होंगे? 4 होंगे। और उसका हम नाम दे देते हैं चतुर्भुज। 4 भुजाओं से होगा तो 4 को संस्कृत में कहते हैं चतुर, 3 को त्रि, तो चतुर्भुज। जैसे ये आकृति बन गई हमारे पास, इसी प्रकार ये इस प्रकार से भी आकृति आप बना सकते हैं। नंबर 3 की बात करें हम तो 5 भुजाओं से घिरी आकृति। तो 5 भुजाएं होगी तो शीर्ष भी 5 होंगे और कोण के मान भी कितने होंगे? 5 होंगे। और उसको नाम दे दिया 5, पंच कहते हैं संस्कृत में। तो ये हो जाएगा पंचभुज। अब पंचभुज का यदि हम डायग्राम देखें तो इस प्रकार से हम 5 भुजाओं से घिरी आकृति बना सकते हैं या ऐसे भी इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया पंचभुज। इसी प्रकार षटभुज, ये 6 भुजाएं हो तो शीर्ष भी 6 होंगे, कोण भी क्या होंगे? 6 होंगे। और उसका नाम दे दिया षड्भुज। जैसे अब अगर हम आकृति बनाएं तो इस प्रकार से, इसी प्रकार 7 भुजाओं वालों का नाम दे दिया हमने, 7 भुजाएं होंगी तो उसको नाम दिया हमने सप्तभुज। ये आप ध्यान रखना। 8 भुजाएं होंगी तो उसको नाम दे देंगे हम अष्टभुज। 9 भुजाएं होगी तो उसको हम नाम देंगे नवभुज। ठीक है। इसी प्रकार n होगा, आगे से आगे चलते जाएंगे तो n भुजाएं होगी और n भुजाएं होगी तो उसको नाम दिया n भुजाएं होंगे। उसके शीर्ष भी n होंगे, कोण भी n होंगे और वर्गीकरण नाम हो जाएगा n भुज।
उसका नाम क्या दे देंगे, अन्य भुज। तो ये हमने बहुभुज का वर्गीकरण देखा है, उसका नाम तो 3 है तो त्रिभुज, 4 है तो चतुर्भुज, 5 है तो पंचभुज। लेकिन ये ध्यान रहे जितनी भुजाएं उतने कोण और उतने ही शीर्ष होते हैं। ये हमने कुछ आकृतियां हमने पढ़ी है, देखी है, ये बहुभुज का वर्गीकरण। अब उसके बाद आता है विकर्ण। तो विकर्ण हमने पहले भी इसका अध्ययन कर लिया है कि विकर्ण होता क्या है। तो विकर्ण क्या है, किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने वाली किसी बहुभुज में किन्हीं दो शीर्ष या शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो किन्हीं, अब इसमें छोड़ना क्या है, आसन शीर्षों को छोड़कर। आसन जो भुजाएं पास पास होती है, तो आसन शीर्ष को छोड़कर, ये ध्यान रखना है अपने को। तो आसन शीर्ष को छोड़कर जो मिलाने वाली रेखा होगी, जैसे मान लीजिए ये अपने पास ये कोई आकृति है। अब ये शीर्ष और ये शीर्ष तो क्या कहलाएंगे, आसन शीर्ष। तो इसको मिलाने वाली रेखा तो ये तो भुजा हो गई, तो ये तो आसन हो गए। लेकिन इसके अलावा जो शीर्ष है इनको आपस में मिलाएं, या सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, तो ये जो शीर्ष आपस में मिलाए, तो ये जो बीच में रेखाएं बनी है, ये क्या है, विकर्ण होती है। अब ये देखो हमने ये चतुर्भुज था, चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या कितनी आई है, 2 आई है। इसी प्रकार यदि हम पंचभुज में देखें, जैसे ये पंचभुज है, अब इसमें ये रेखा भी मिलती है, इस रेखा को, इसको भी ऐसे मिला सकते हैं, यहाँ से भी इसको इस प्रकार से मिला सकते हैं, और इसको भी आपस में यहाँ मिला सकते हैं, इसको भी इधर मिला सकते हैं। तो यहाँ हम देखें कि 1 2 3 4 5, तो इसमें विकर्ण कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो अलग अलग जो इनका हमने वर्गीकरण पढ़ा था, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, तो इनके विकिरणों की संख्या है वो हम किस प्रकार से ज्ञात करें। ये आपको विकिरण ध्यान हो गया होगा कि इस प्रकार से विकिरण का निर्माण होंगे। अब जो विकिरण की जो संख्या है उसका निर्धारण कैसे करते हैं कि कितनी होगी, तो उसके लिए सूत्र होता है n ब्रैकेट n-1 बटे में 2 माइनस n, जहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या, जहाँ n बराबर क्या है, भुजाओं की संख्या। अब हम देखते हैं किस प्रकार से, जैसे अभी हम मान लेते हैं कि 1 नंबर पे हम देखते हैं पंचभुज। अब पंचभुज है, अब पंचभुज में भुजा कितनी होती है, भुजा n बराबर हो गया 5। तो अब हम इसमें मान रखेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 5। अब देखो 5 में से 1 गया 4, और 4 पंजे 20, 20 बटे में कितना आया, 2 माइनस का 5। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे कितना माना जाएगा, जैसे हमने प्रीमिय संख्याओं का योग वगैरह किया था, तो उसमें अब इनका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आया 2, तो 2 एकम 2 20 माइनस 2 एकम 2 5 दूनी 10, और 20 में से 10 गई 10 बटे 2, यानी 2 एकम 2 2 पंजे 10। तो हमारे पास विकिरण की संख्या कितनी आ गई, 5। तो आप देख रहे हो हमने पंचभुज में विकिरण की संख्या 5 बनाई थी। इसी प्रकार मान लीजिए अपने पास कोई और आकृति हमें दे दी, जैसे यहाँ पे 2 था, जैसे ये पंचभुज था, हमने पंचभुज में देखी। दूसरी यदि हम नवभुज में देखें, नवभुज, तो उसमें भुजा कितनी होगी, भुजा n बराबर होती है 9। तो अब 9 भुज में 9 मान रखेंगे, जहाँ n का है वहाँ पे 9 मान रखेंगे। तो 9 का मान रखा तो 9 ब्रैकेट शुरू 9 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 9, ये हल करेंगे तो 9 में से 1 गया 8, और 9 8 72,
तो ये हो गया 72/2 माइनस 9, ये ब्रैकेट हो गया। अब इसके नीचे हम कितना मानेंगे 1, और जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आया 2, तो 72 का तो 72 आएगा माइनस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब 72 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचा, ये इसका 72 में से 10 62, और 62 में से 8 54, 8 4 12 5 6 7, यानी 54/2। अब हम देखें, अब इसको काटेंगे तो 2 से 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका मान कितना आ रहा है 27। तो विकिरणों की संख्या कितनी होगी 27। तो 9 भुज में विकिरणों की संख्या कितनी आ रही है 27 आ रही है। इसी प्रकार अब हम त्रिभुज की बात करें, इस प्रकार त्रिभुज की यदि हम बात करें तो त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है, n बराबर 3 होता है। तो हम मान रखेंगे 3, 3 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 3। अब 3 में से 1 गया 2 और 3 दूनी 6/2 माइनस 3 बटे 1, ये हो गया। अब लघुत्तम हमने कितना लिया 2, तो 6 माइनस 2 एकम 2, 3 दूनी 6, और 6 में से 6 गए 0/2, और 0/2 का मतलब विकिरण कितना आया, तो त्रिभुज में कोई भी विकिरण नहीं होता है। तो ये यहाँ पे हमने इस सूत्र से निकाल लिया। तो आप विकिरण की जब संख्या निकालो तो आपको ये सूत्र ध्यान रहे, n ब्रैकेट शुरू n-1/2 माइनस n। तो ये विकिरण की संख्या ज्ञात करने का अपने पास सूत्र है। और विकिरण होता क्या है, दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा जो है वो विकिरण कहलाती है। शीर्ष हमें आसन शीर्षों को छोड़ना है, आसन मीन्स जो पास पास वाले ये है, तो इनको मिलाने वाली रेखा, तो ये भुजा हो गई। तो ये था अपने पास विकिरण का बारे में सामान्य परिचय। अब हम देखते हैं इसी के अंदर अंतःकोण और बाह्य कोण। तो सबसे पहले हम बाह्य कोण की बात करेंगे। पहले तो ये देखें होते कैसे हैं ये अंतःकोण और बाह्य कोण। जैसे हमने त्रिभुज बनाया तो ये त्रिभुज है। अब इन त्रिभुज के अंदर ये कोण और ये कोण, ये 3 कोण बने हैं, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। तो ये जो कोण है 1 2 और 3, ये कोण कहलाते हैं अंतःकोण, क्योंकि ये अंदर बने हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है अंतःकोण। अब जब हम इनकी रेखाओं को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ये इधर बढ़ाई, ये इधर ऊपर बढ़ाई, और ये रेखा है नीचे बढ़ाई। अब इसके बाद ये वाला जो कोण बना 4 नंबर, ये इधर बना 5 नंबर, और ये इधर बना 6 नंबर। तो ये जो बाहर की तरफ बनी है 4 5 और 6, ये कोण क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि चतुर्भुज में बताओ, तो ये चतुर्भुज आ गया। अब इसकी रेखा इधर बढ़ाई, इसकी रेखा इधर बढ़ाई, ये इधर बढ़ाई, ये इधर बढ़ाई, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, इनके नाम दे देते हैं 1 2 3 4। तो ये अंतःकोण कौन से होंगे, 1 2 3 और 4। अब हम नाम देते हैं बाहर की तरफ 5 6 7 और 8। तो ये जो कोण है 5 6 7 8, ये बाह्य कोण होते हैं किसी भी बहुभुज के। और ये भी ध्यान रहे कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग, अंतःकोण प्लस 1 बाह्य कोण का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक अंतःकोण मीन्स यहाँ हम 3 और 4 की बात करें तो 3 + 4 बराबर क्या होंगे 180 डिग्री, यानी इन दोनों कोणों का योग है वो 180। क्यों होता है, क्योंकि एक सीधी रेखा में कोण है और सरल रेखा में बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग है वो 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि ये सरल रेखीय कोण होते हैं। ये क्या कौन से कोण होते हैं, सरल रेखीय कोण होते हैं, और सरल रेखीय कोण का योग है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि अंतःकोण और बाह्य कोण की तो हमने पहचान कर ली, ये अंदर की तरफ बने वो अंतःकोण, बाहर की तरफ बने वो बाह्य कोण। लेकिन अब हम इनके वर्गीकरण देखें बहुभुज में, तो एक बात मैं एक ही बिंदु में इसको समझाना चाहूँगा कि कोई भी बहुभुज है, बहुभुज के बहिष्कोण का योग
कोई सा ही बहुभुज हो सकता है। बहुभुज के बहिष्कोण या बाह्य कोण एक ही बात है। बाह्य कोणों, बहिष्कोणों या बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई सा ही हो सकता है, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो। त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग पूछे तो आपको 360 डिग्री बताना है। चतुर्भुज के बहिष्कोणों का योग पूछे तो 360 डिग्री। पंचभुज के यानी बहिष्कोण कोई सा ही हो सकता है हमेशा, सभी बहुभुज के। यहाँ हम लिखेंगे सभी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। दूसरा, अंतः बहुभुज के अंतः कोणों का योग। तो उसके लिए हम एक सूत्र बता देते हैं आपको। बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है, इसके लिए हम सूत्र लिखेंगे 2n-4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से। तो ये अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। कैसे? अब हम बात करते हैं नंबर 1, 3 भुजाओं वाले। और 3 भुजाओं वाले को क्या कहेंगे? त्रिभुज। और अब हम एक सारणी के रूप में देखें इसको, तो ये था त्रिभुज। 3 भुजाओं वाला क्या हो गया? त्रिभुज। और यहाँ हम लिखेंगे अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। अब हम देखें 3 रखें यहाँ पे, तो 2 गुणा 3 माइनस 4 गुणा 90, और 3 दूनी 6 माइनस 4, और 6 में से 4 गए, ये बचा 2, और आगे क्या है 90, तो 2 गुणा 90 बराबर 180। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना आ गया? 180। इसी प्रकार हम बात करें चतुर्भुज की, 2 नंबर पे हम लेते हैं 4 भुजाएं वाला चतुर्भुज। अब चतुर्भुज की बात करें तो हम यहाँ पे रखेंगे 4, तो 2 गुणा 4 माइनस 4। अब पहले गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 4, और गुणा में तो 90 रखना ही है, तो 8 माइनस 4 गुणा 90, और 8 में से 4 गए, 4 गुणा 90, और 4 नीम 36। तो इसका योग कितना आ गया? 360 डिग्री। तो यहाँ हम देखेंगे 360 डिग्री। इसी प्रकार यदि हम पंचभुज की बात करें, सॉरी 3 नंबर है ये, तो 5 भुजा वाला क्या होगा? पंचभुज। अब पंचभुज में आप n का मान 5 रख दीजिए, तो 2 गुणा 5 माइनस 4 गुणा 90, और 5 दूनी 10 माइनस 4 गुणा 90, और ये हो जाएगा 6 गुणा 90, तो ये कितना आ गया? 540 डिग्री। तो ये आ गया 540 डिग्री। इसी प्रकार यदि हम 6 भुजाओं वाले यानी षटभुज की बात करें तो इसका मान आ जाएगा 720 डिग्री। इसी प्रकार यदि 7 भुजाओं वाले यानी सप्तभुज की बात करें और उसका मान निकालेंगे तो उसका मान आ जाएगा 900 डिग्री। इसी प्रकार यदि हम 8 भुजाओं वाले अष्टभुज की बात करें तो उसका मान आ जाएगा 1080 डिग्री। तो ये इस प्रकार से बहुभुज के अंतः कोणों का योग होगा। तो कोई आपसे पूछ ले कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो आप बताओगे 180 डिग्री। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री। अगर इसका सूत्र पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है 2n-4 इंटू 90। तो ये होता है इसके लिए सूत्र, अंतः कोणों का योग हमने दे दिया। और यहाँ हमने निकाल भी लिए पंचभुज के लिए 540 डिग्री, षटभुज के लिए 720 डिग्री, सप्तभुज के लिए 900 डिग्री, अष्टभुज के लिए 1080 डिग्री। तो ये तो क्या था? अंतः कोणों का योग। अगर आपसे इसी कड़ी में बाह्य कोणों का योग पूछे, बाह्य कोणों का योग, यदि बाह्य कोणों का योग पूछे, त्रिभुज का पूछे तो भी आप बताओगे 360 डिग्री, चतुर्भुज का पूछे तो भी 360 डिग्री, पंचभुज का पूछे तो भी 360 डिग्री, षटभुज का पूछे तो भी 360 डिग्री, सप्तभुज का पूछे तो भी 360 डिग्री, अष्टभुज का पूछे तो भी 360 डिग्री। तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है, ये इसीलिए मैंने पहले लिखवाया था कि सभी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। सभी मीन्स आपको n भुजाओं का भी पूछे तो भी इसका मान फिक्स होता है, एक निश्चित मान होता है, वो होता है 360। बदलता कौन सा है? अंतः कोणों का योग।
और वो ये है 180 360 पंचभुज का 540। इसको आप इस सूत्र से भी याद रख सकते हो, या हमें पता है कि 3 से शुरू होता है और वहाँ पे आप 18 की टेबल शुरू कर दीजिए। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, आगे जीरो लगाते जाएँ। 18 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, 18 6 108, आगे जीरो लगा रहे हैं और ये हमारा आगे से आगे है वो अंतःकोणों का योग बन रहा है। तो ये है अपने पास अंतःकोण और बहिष्कोण का योग होते क्या हैं, अंतःकोण और बाह्य कोण कौन से होते हैं। तो ये था, ये हमने इसका वर्गीकरण पढ़ा। तो ये हमने पूरी की पूरी बहुभुज का सामान्य परिचय देखा है। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल MS एजुकेट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ यदि आप इन टेस्ट सीरीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे चाहते हैं और साथ ही साथ आप इन सभी विषयों के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप MS एजुकेट को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। धन्यवाद।